hydrogen atom, the electron and proton are bound at a distance of about 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, वहीं पर प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसकी रेडियस कितनी होती है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस दी हुई है और पूछ रहा है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तरह से एक सिस्टम बना रहे हैं ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। अगर यही सिस्टम हमारा इनफाइनाइट पर होता तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती। वैसे भी हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन है। जैसे डेल्टा यू हम लेते हैं ना, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ये हमारा डिफाइन है। यू इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। ये फार्मूला सही नहीं होता, फार्मूला सही होता है आपका डेल्टा यू इज़ इक्वल टू यू फाइनल, मतलब सिस्टम को हम कहाँ तक लेके आ रहे हैं और सिस्टम को कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो जहाँ से लेकर आते हैं, मान लो इनफाइनाइट से जो लेकर आते हैं, तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो एक तरह से ये पूरा टर्म में ज़ीरो हो जाता है। तो डेल्टा यू बराबर केवल बचता है यू एफ, मतलब यू फाइनल केवल आपका यू इज़ इक्वल टू, और यू का फार्मूला क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर। तो आपका ये केवल फार्मूला बन जाता है। तो हमने डायरेक्टली यही फार्मूला लिख लिया है, यू इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। के की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हो गई प्रोटॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक तरह से हो गया, और Q2 में माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन और R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10। जब इसको टोटल हमने सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये जो आई थी हमारी एनर्जी जूल में थी, तो इसके लिए हमने किसका डिवाइड किया 1.6 × 10⁻⁻19 का डिवाइड करेंगे, तो जो भी एनर्जी होगी वो हमारी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज़ हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन। हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता चल गई। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंडेड है एक ऑर्बिटल में, जो बाउंडेड है, अगर हमें उसे फ्री कराना है तो हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी से बाउंडेड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कितनी एनर्जी से बाउंडेड है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता चल गई, केवल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए। और काइनेटिक एनर्जी के लिए इसने बता दिया है इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज़ हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उससे हाफ में इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो गई -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका हाफ कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई इलेक्ट्रॉन की, E इज़ इक्वल टू, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये माइनस में ये प्लस में है, जोड़ के हमारे पास इतना आ गया। देखो ये एनर्जी हमेशा निगेटिव में ही आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। जब भी कोई चीज़ किसी से बाउंडेड होती है तो वो एनर्जी निगेटिव में होती है। अब अगर हमें इसे फ्री कराना है तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। ठीक, तो हमारा मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा +13 पॉइंट, क्योंकि एनर्जी भी एक तरह से वर्क ही होता है, जितनी एनर्जी देना है उतना ही वर्क करना है। तो मिनिमम वर्क हमारा कितना होगा 13.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, क्योंकि वो अलग तो हो गया, मतलब जो जितने वो एक तरह से कहते हैं जितने एनर्जी से वो बाउंड था इतनी एनर्जी तो उसे मिल गई, पर एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास नहीं है कि वो आगे मूव कर सके, केवल वो फ्री हो गया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस कंडीशन में ज़ीरो होगी। तो मिनिमम वर्क हमारा कितना आ गया 13.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।